गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने स्टार्ट कर चुके थे और उसके बाद जो उसमें सबसे पहले कि कितने प्रोसेस में होते हैं वो देख लिया था। इसके बाद हम लोग उसमें क्या देखे थे कि कितने कैरेक्टरिस्टिक है और बहुत सारे चीज उसमें कैरेक्टरिस्टिक के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को हम लोगों ने वहां पे देखा था और समझा था। तो आज के इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, फटाफट चलते हैं और आपको दिखाता हूं यहाँ पे कि आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग फेजेस इन लाइफ साइकिल को देखने जा रहे हैं। इसमें जो तीन मेन फेजेस होते हैं, सबसे पहला जुबिनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज प्लांट में बोला जाता है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है। इसके बाद जो फेजेज आते हैं स्टूडेंट वो आते हैं सेनेसेंस फेज। तो फटाफट चलिए आपको इसमें हम दिखाते हैं कि क्या क्या देखने वाले हैं। वो था जुबिनाइल फेज, ये है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में पूरा डिटेल्स में पहले हम लोग प्लांट्स के अंदर देखेंगे कि कैसे कैसे होते हैं, उसमें कितने तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं, उसका क्या नेचर होता है, मोनोकार्पिक प्लांट क्या है। इसके बाद इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद पॉलीकार्पिक प्लांट क्या होता है ये देखेंगे स्टूडेंट। इसके बाद एनिमल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज आते हैं उनमें कितने टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं वो देखेंगे। इसके बाद प्लासेंटल मेमल्स के अंदर कैसे रिप्रोडक्टिव फेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये देखेंगे। इसके बाद आगे इसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे स्टूडेंट, और लास्ट में जो आएगा हमारा वो सेनेसेंट फेज आएगा, उसको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए और इसको इस लेक्चर को खत्म करेंगे। तो चलिए फिर से ये मैं एक बार आपको यहाँ पे बता दिया कि आज हम लोग इस पूरे लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो बिना लेट किए हुए स्टूडेंट आज ये जितने भी इंटरेस्टिंग स्लाइड आप देख रहे होंगे उसको आज हम लोग खत्म करेंगे। आप एकदम कंसंट्रेशन को बना के रखिएगा, तो आपको एक एक चीज एकदम यहीं पे क्लियर कर दूंगा। क्योंकि ये मैं चैप्टर के अंदर पूरा एनसीईआरटी को एकदम बेहतरीन तरीके से फॉलो करते हुए उसमें जो भी हल्का फुल्का जो भी अलग से अगर आपको समझाने का जो भी बातें थी उसको इंक्लूड मैंने किया है। और अलग से प्लांट के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है और अलग से एनिमल के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबका समावेश जो है मैं एक जगह ला करके आपको इसी के अंदर डाल दिया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेजेज इन लाइफ साइकिल। एकदम आराम से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फेजेस क्यों देख रहे हैं हम लोग, ये फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल क्यों देख रहे हैं। मेन मकसद है हमको किस फेज के बारे में देखना है स्टूडेंट, जिसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो उसको समझने के लिए क्या कोई ऑर्गेनिज्म जन्म लेते के साथ रिप्रोडक्शन फेज में चला जाता है क्या, तो आंसर इज नो। तो कहने का मतलब यह है कि उसके जीवन में सबसे पहले कौन सा फेज आता है, उसमें क्या बदलाव आते हैं, फिर इसके बाद किस फेज में उसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज आता है और कैसे फिर वो सेनेसेंस फेज में चला जाता है। ये सब के कहानी को और इनके पीछे किसका हाथ होता है या किस क्या बोल सकते हैं कि किस हार्मोन्स का हाथ है, ये सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जुवेनाइल फेज क्या है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, बेसिकली समझिए कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म होगा तो वो क्या करेगा, पहले जन्म लेगा। तो जन्म लेने के बाद, जन्म लेने से लेकर के जब तक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी उसके अंदर नहीं आ जाता है तब तक के पीरियड को क्या बोला जाता है, जुवेनाइल फेज कहा जाता है। और अगर प्लांट का बात करें तो ये तो ऑर्गेनिज्म का बात हो गया। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि ये एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेबीज जो है वो डॉग के बेबीज हैं। बेबी पहले क्या हुए, थोड़े से बड़े हुए तो पप्पी में कन्वर्ट हुए, और पप्पी किस में कन्वर्ट हो गए स्टूडेंट, एडोलेसेंस में कन्वर्ट हो गए। तो ये एडोलेसेंस किशोरा अवस्था जो होता है, इसी अवस्था के अंदर जो है रिप्रोडक्टिव फेज आ जाते हैं। और जब रिप्रोडक्टिव फेज आ जाते हैं तो ये किस में चले जाते हैं, एडल्ट स्टेज में। और फिर यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से रिप्रोडक्शन करके और नए बेबी का निर्माण कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहां से लेकर के यहां तक के जो पीरियड है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ये है हमारा जुवेनाइल जुवेनाइल फेज। अगर हम प्लांट में बात करें, यानी कि इसमें क्या हुआ कि बेबी ने जन्म लिया,
ये जो मदर है, मदर से जन्म लिया, जन्म लेने के बाद इनका जो ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होने के बाद बॉडी का भी ग्रोथ हुआ, इसके बाद ये देखिए एडोलेसेंस में आए, और जैसे एडोलेसेंस में आए तो यहां से यहां तक आने के जो पीरियड है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है जुवेनाइल पीरियड। लेकिन अगर प्लांट्स के अंदर बात करें तो इसी जुवेनाइल पीरियड को वेजिटेटिव पीरियड्स भी कहा जाता है। ये तो उसमें देखिए हम लोग यहाँ पे एक प्लांट का एग्जांपल लिए कि एक सीड को देखिए यहाँ पे हम लोगों ने स्प्राउट करने के लिए डाल दिया, तो देखिए यहाँ पे स्प्राउटिंग हुआ, इसके बाद ये देखिए सीडलिंग हुआ, क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए ये अकुर करके ये उसमें से छोटे छोटे प्लांट निकल गए, इसके बाद ये प्लांट देखिए इस तरह से ग्रो किया, यानी कि वेजिटेटिव फेज में ये चला गया। इसके बाद नीचे यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो फेज है, यहां से क्या हुआ, जर्मिनेशन से लेकर के जो मेच्योरिटी आ रहा है, देखिए इसमें साफ बोलता है कि ये पीरियड ग्रोथ बिटवीन द बर्थ ऑफ इंडिविजुअल अप टू द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, यानी कि बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी तक का जो समय है वही जुवेनाइल फेज है। मींस क्या हुआ कि जन्म लेने के बाद जब तक रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी नहीं आ जाता है, यानी कि इसके अंदर गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होने लगता है, तब तक हम उसको रिप्रोडक्टिव मेच्योर नहीं कहेंगे, तब तक वो किस में रहेगा, जुवेनाइल फेज में, एनिमल में। लेकिन प्लांट में क्या है कि ये जर्मिनेशन से लेकर के जब तक फ्लावर नहीं आ जा रहा है तब तक के पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, वो पीरियड को वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। तो देखिए जैसे ही फ्लावर आ गया रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया, यानी कि हायर प्लांट्स के अंदर अभी हम आगे पढ़ाएंगे कि एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखा हुआ है, बहुत जबरदस्त लाइन है, वो कहता है कि अगर आपको अगर ये जानना हो, अगर समझना हो कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज आया कि नहीं आया, तो बस फूल को देख लिया कीजिए। किसको देख लिया कीजिए, फूल को देख लिया कीजिए। अगर फ्लावर खिला हुआ दिख गया, इसका साफ मतलब है कि उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पीरियड्स आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि ये अभी तो हम लोग देखे वेजिटेटिव और जुवेनाइल फेज, और एक चीज और है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये जो है जुवेनाइल फेज वेरी करता है, उसी तरह से प्लांट के अंदर ये जो प्लांट टू प्लांट ये वेजिटेटिव जो पीरियड है वो क्या करता है स्टूडेंट, वेरी करता है। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए, क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, एकदम डाउट क्लियर यहीं पे कर दे रहा हूं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका हमने पढ़ा है कि लाइफ स्पान बिल्कुल ही अलग अलग देखने के लिए आपको मिलेगा। कोई 1 दिन जिंदा रहता है, कोई 4 दिन जिंदा रह सकता है, कोई 10 दिन, कोई 1 महीना, कोई 1 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 15 साल, कोई 1000 साल भी जिंदा रहता है। तो उनके अंदर जो मेच्योरिटी है, जन्म से लेकर के रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, सब में अलग अलग देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट। इसीलिए एनसीईआरटी का ही एक लाइन है, बोलता है कि वेरिएबल ड्यूरेशन होता है इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, किसका, जुवेनाइल फेज का या वेजिटेटिव फेज का। तो आई थिंक अब ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए अब आते हैं रिप्रोडक्टिव। मेन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, यही मेन फेज को समझाना था, इसीलिए यहाँ पे ये लाइफ साइकिल को बताया। तो ध्यान से समझना है कि रिप्रोडक्टिव फेज क्या है। रिप्रोडक्टिव फेज को मेच्योरिटी फेज भी कहा जाता है, यानी कि ये माना जाता है कि रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर अगर कोई ऑर्गेनिज्म चला गया तो उसके अंदर मेच्योरिटी आ गया, यानी कि मेच्योरिटी कहने का मतलब कि उसके अंदर गैमिट्स अच्छे से मेच्योर, उसके सेल मेच्योर हो गए और गैमिट्स का फॉर्मेशन करना चालू कर दिए हैं। अब उसका ये मतलब नहीं है जैसे ह्यूमन के अंदर अगर गैमिट का फॉर्मेशन होना चालू हो गया तो इसका मतलब वो मैच्योर नहीं हुआ। मैच्योरिटी मतलब माइंड से मैच्योर या इस तरह का मैच्योरिटी उसके अंदर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि वो मैं बताऊंगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो मैच्योरिटी का बात कहा है वो मैच्योरिटी किसके लिए कहा है, वो कहा है कि उनके जो गैमिट्स प्रोड्यूसिंग सेल हैं उनके अंदर मैच्योरिटी अगर आ जाए तो हम लोग मानेंगे, क्योंकि मैच्योरिटी आएगा तो वो गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे, तो गैमेट प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे कि रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि एंड ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज व्हिच मार्क्स, जो एकदम मार्क्स लगा देता है, एक लाइन खींच दिया और कहता है कि बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड्स, यानी कि जैसे ही
जुबिनाइल फेज का यानी कि प्लांट में वेजिटेटिव फेज का एंडिंग हुआ, वैसे ही क्या देखने के लिए मिलता है कि रिप्रोडक्टिव फेज का शुरुआत हो गया। अब ये देखिए इसमें होता क्या है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है और उसके अंदर मैच्योरिटी आता है, इसीलिए इसको मैच्योर फेज भी कहा जाता है। यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, अब देखिए समझिए इस बात को। प्लांट के अंदर देखें तो यानी कि जब भी इसके अंदर फ्लावरिंग होने लगता है, यानी कि प्लांट्स के अंदर फ्लावर का आ जाना, तो फ्लावर कब आएगा, फ्लावर कब आएगा, जैसे फ्लावर आया, फ्लावर अच्छे तरीके से खिलता है, तो फ्लावर के अंदर अभी बहुत डिटेल से हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे स्टूडेंट। कि उसमें जैसी फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, कोई यूनिसेक्सुअल भी होता है, लेकिन जो भी सेक्स के हो वो उससे मतलब नहीं है। उसके अंदर जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम का बात आता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड्रोसियम कहा जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहा जाता है, गाइनोसियम कहा जाता है। तो उन लोगों के अंदर जब मेच्योरिटी आ जाए, मेच्योरिटी मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर यानी कि एंड्रोसियम के अंदर, यानी कि जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर अगर आप देखिएगा, ये मान लीजिए फ्लावर है, तो ये क्या होता है, ये हमारा एंथर वाला पार्ट हो जाता है। और अगर यहाँ पे अगर देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो ये क्या होता है, हमारा गाइनोसियम वाला पार्ट होता है। तो इसके अंदर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी देखेंगे आगे, एंथर बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये पूरा को क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं इसमें। अब इसके अंदर जो है, इसके अंदर हमारा गैमेट डेवलप होता है मेल का, और सॉरी इसके अंदर फीमेल का, इसके अंदर मेल का। तो इसमें जैसे ही एक तो इन लोगों का डेवलपमेंट होना, यानी कि इन लोगों के ऑर्गन को डेवलप होना, यानी कि एंड्रोसियम गाइनोसियम का डेवलप होना रिप्रोडक्टिव फेज में आता है। दूसरा, जब एंड्रोसियम के अंदर जाइएगा तो उसके अंदर एंथर के अंदर वो क्या होता है, पोलन मदर सेल्स का यानी पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है। यानी कि इसके अंदर क्या बनेगा, गैमेट बनेगा, और गैमेट को क्या बोलते हैं, पोलेन बोलते हैं। पोलेन प्लांट के अंदर देखिएगा पोलेन बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा जो इम्ब्रायो सैक के नाम से हम लोग जानते हैं, उस इम्ब्रायो सैक के अंदर बहुत सारा गैमेट बनता है। इस तरह से ये इस तरह से 3 गैमेट इधर, ये इस तरह से ऐसे बनते हैं, और यहाँ पे पोलर बॉडी होता है। तो ये पूरे डिटेल से, तो इसके अंदर यानी कि जो गैमेट बनने वाला है, यहाँ पे एक सेल बनता है, यहाँ पे क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे एग का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन का बनना होता है, ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन बनता है स्टूडेंट। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इन लोगों के अंदर पहले क्या होता है, डेवलपमेंट होना, और इन लोगों के अंदर जो गैमेट फॉर्मिंग सेल है वो इतना मेच्योर हो जाए कि गैमेट बनाना चालू कर दे, गैमेट बनाना चालू कर दे। तो ऐसे जब पीरियड्स में प्लांट आ गए, तो वैसे पीरियड में हम लोग क्या बोलेंगे कि रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया। अब आइए ह्यूमंस के अंदर का बात करते हैं, यानी कि एनिमल्स का बात करते हैं। एनिमल्स के अंदर देखिए ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में देखिए टेस्टिस से वासा डिफरेंस, ये इस तरह से पूरा, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बेसिकली आप ये समझिए कि ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये जितने भी पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है वो है टेस्टिस का पार्ट है, टेस्टिस का पार्ट है। यहाँ पे देखिए ये टेस्टिस लिखा हुआ भी है, ये टेस्टिस है। तो कहने का मतलब ये है कि टेस्टिस के अंदर, ये इसके अंदर पहले इसका डेवलपमेंट हो, टेस्टिस का डेवलपमेंट हो स्टूडेंट। जब टेस्टिस डेवलप हो जाते हैं तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जर्म सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्टूडेंट, बोलो बोलो, जर्म सेल पाया जाता है। और ये जर्म सेल से क्या बनते हैं, स्पर्म का निर्माण होता है। तो ये जैसे ही स्पर्म बाबा का निर्माण होगा, इस तरह से स्पर्म बाबा का निर्माण होगा, तो जैसे ये क्या हुआ, पहले तो टेस्टिस का डेवलपमेंट होना, और टेस्टिस जब डेवलप हो गया, यानी कि टेस्टिस डेवलप होगा तो हमारा जर्म सेल डेवलप हो गया, और जर्म सेल जैसे डेवलप हो गया तो क्या डेवलप हो गया, स्पर्म डेवलप हो गया। यानी कि स्पर्म क्या है, गैमीट है। यानी कि जैसे ही मेच्योरिटी आ जाएगा, ऑर्गन डेवलप कर जाएंगे, मेच्योरिटी आ जाएगा तो गैमीट का फॉर्मेशन चालू कर देंगे। तो जैसे ही गैमीट फॉर्मेशन चालू, मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर घुस गया, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्टिव पीरियड के अंदर चला गया। उसी तरह से फीमेल्स के अंदर देखिएगा, फीमेल्स के अंदर क्या है, ये ओवरी है, यहां देखिए ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, ओवा, ऐसे इसको सेकेंडरी ओसाइट बोला जाता है।
ओभा कब बोलते हैं हम बताएंगे, लेकिन अभी बेसिकली जो है अभी शुरुआत है, तो आप समझिए, बाकी तो डिटेल से वहां पे बताऊंगा। कहां पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तो बेहतरीन तरीके से वहां पे एक्सप्लेन करूंगा, बस आपको देखते जाना है। तो क्या हुआ, पहले ओवरी का मेच्योरिटी होगा, ओवरी का जैसी मेच्योरिटी हो जाएगा तो उसमें क्या गैमिट बनेंगे, ओभा गैमिट बनेगा, यानी कि मेच्योरिटी आया, गैमिट का प्रोडक्शन होना चालू, यानी कि ऑर्गेनिज्म किस तरफ चला गया, बताओ, रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर इंटर कर गया। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट, दूसरा जैसी डेवलपमेंट हो जाएगा तो मेच्योरिटी आ जाएगा, मेच्योरिटी आ जाएगा तो मेच्योरिटी कब बोलेंगे, जब गैमेट का फॉर्मेशन चालू हो जाए तब, जब गैमेट का फॉर्मेशन चालू हो जाए तब। तो प्लांट के अंदर फ्लावर आ गया, फ्लावर आ गया, इसका मतलब साफ हो गया कि इसके अंदर जो है रिप्रोडक्टिव फेज चालू हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो गया और फाइनली ये फ्रूट्स पक भी गए। उसी तरह से अगर इनके अंदर स्पर्म का निकलना चालू हो जाए, इनके अंदर ओभा का निकलना चालू हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रिप्रोडक्टिव पीरियड चालू हो गया। तो आई थिंक रिप्रोडक्टिव पीरियड्स क्या है अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब आगे स्लाइड में बढ़ते हैं, अब देखते हैं। तो ये देखिए एक लाइन हम जो बोले थे कि हायर प्लांट्स के अंदर क्या कहता है कि अपीयरेंस ऑफ फ्लावर इंडिकेट सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी कि हायर प्लांट्स के अंदर बस एक ही बात समझ जाइए कि जैसी फ्लावर आना हो गया उसका सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टार्ट हो गया, यानी कि मतलब फ्लावर आ गया यानी कि वो सेक्सुअली अब मैच्योर हो गया। अब देखिए यहां पे जो है स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए पीछे दिया हुआ है कि आप अपने क्षेत्र में जाइए और अपने क्षेत्र में जाकर कुछ प्लांट को देखिए। तो आप क्या देखिएगा कि कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जो हर एक साल एक ही सीजन के अंदर आपको फूल देते हुए मिलेंगे, कुछ ऐसे प्लांट्स आपको मिलेंगे कि जो हर एक साल के अंदर वो एक ही सीजन में फ्रूट्स देते हुए भी मिलेंगे। तो क्या ये कैसे होता है, ये क्या सीजनली है कि यह कैसा है, ये सब क्वेश्चन का आंसर जो है ये आगे के स्लाइड में आपको दिखाएंगे। यानी कि ये मैंगो आप देखिएगा हमेशा आपको गर्मी के दिनों में मिलता है, एप्पल जो है गर्मी के बाद के मौसम में, जो अभी के मौसम जो ठंडा वाला मौसम अब आने वाला है स्टूडेंट, तो उस मौसम में आपको ज्यादातर ये देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद कटहल का भी एक अपना अलग मौसम है, ये भी एक सीजनली मिलता है। तो कहने का मतलब है कि ये क्यों ऐसे होते हैं, क्यों ऐसे सीजनली देते हैं, क्या उसके पीछे रीजन है, ये सब को आगे समझेंगे ये स्लाइड में। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जितने भी प्लांट हैं, अगर उनमें देखा जाए फूल देने के बेसिस पर दो तरह के प्लांट्स होते हैं। कितने तरह का? दो, एक तो मोनोकार्पिक प्लांट और दूसरा पॉलीकार्पिक। अब ध्यान समझिएगा, मोनो मतलब क्या हुआ, एक, एकदम एक कार्पिक मतलब क्या होता है, जनरली फ्रूट्स, यानी कि एक बार जो जिंदगी में, यहां पे जिंदगी लगा दीजिएगा, जिंदगी में यानी कि एक बार जो लाइफ में, आप ऐसे समझिए, एक बार जो लाइफ में क्या करे, फ्रूट्स दे, वैसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक। और जो पोली मतलब क्या होता है, बहुत बार, पोली मतलब बार बार, कार्पिक मतलब फ्रूट, यानी कि जो बहुत बार फ्रूट्स दे, यानी कि मेनी टाइम जो क्या करे, फ्रूट्स दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीकार्पिक प्लांट। और लेकिन यहां पे देखिए फ्रूट्स होता है, कार्पिक शब्द का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, फ्रूट्स। लेकिन यहां पे क्या है कि हम लोग यहां पे देखें कि टू टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि दो तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एक तो मोनोकार्पिक प्लांट और दूसरा क्या होता है, पॉलीकार्पिक प्लांट। तो मोनोकार्पिक प्लांट कहने का मतलब है कि वैसा प्लांट जो एक बार फ्लावर दे, और फ्लावर देने के बाद कोई भी प्लांट जो है फ्लावर दे देगा तो फ्रूट्स देगा, तो ये फ्लावर देने के बाद एक ही बार फ्रूट्स दे, वैसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक। और वैसे प्लांट जो बार बार क्या करे स्टूडेंट, फूल दे, और फूल देने के बाद वो फ्रूट्स दे, तो वैसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीकार्पिक। जैसे ये गेहूं हो गया, ये मोनोकार्पिक का एग्जांपल है, ये धान हो गया, ये भी मोनोकार्पिक का एग्जांपल है। लेकिन ये संतरा देख लीजिए, ये मैंगो देख लीजिए, ये क्या होता है कि संतरा आपको हर एक
अब यहाँ पे देखिएगा, दोनों चीज समझिएगा। मोनोकार्पिक मतलब क्या कि एक बार गेहूं जो बो दिए आप, फिर वो गेहूं बोया नहीं जाता है क्योंकि उसका क्वालिटी हो जाता है खराब। फिर से किसान नया, आप देखिएगा कि सीजन आएगा तो नया गेहूं खरीदने जाता है दुकान के ऊपर, जो खाद भंडार होते हैं वहां पे दी जाता है। पहले ऐसे हुआ करता था, यानी कि पहले के किसान ऐसा किया करते थे। जब से हाइब्रिड आ गया तब से ये चीज किया नहीं जाता है बेसिकली। तो जो ये किसान होंगे वो खुद ब खुद इस बात को जान रहे होंगे। उसी तरह से धान के खेती में आज हो गया है कि एक बार जिस धान को बो दिया जाता है दोबारा उस धान को बोया नहीं जाता है। तो ये ऐसे है कि एक ही सीजन में बोया गया और एक ही सीजन में ये क्या हुआ, अपना जीवन काल पूरा कर लिया। यानी कि ये जो धान है, ये गेहूं है, जिंदगी में फिर कभी भी यहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक बोलेंगे। लेकिन अगर आप ऑरेंज का बात करें या आप इसका बात करें, क्या बोलते हैं, ये मैंगो का, तो ये क्या होता है कि हर एक साल में, कुछ मैंगो ऐसे होते हैं कि हर एक साल में आपको मैंगो देंगे और एक साल में नहीं दिए तो एक साल में वो थोड़ा सा रुक जाते हैं, अपने बॉडी को और मैच्योर करते हैं, फिर अगले साल में वो देते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये क्या करेंगे, साल दर साल देते चले जाते हैं। तो ये क्या है, पॉलीकार्पिक है। तो चलिए और डिटेल से इसको हम लोग समझते हैं आगे के स्लाइड में, तब आपको समझ में आएगा। अब डिटेल से देखते हैं कि मोनोकार्पिक प्लांट क्या होता है, यानी कि साफ कि जीवन में एक बार फूल देके, फ्लावर देके कहानी खत्म। अब इसमें क्या होते हैं कि पहले एक चीज और समझिए कि प्लांट जो होते हैं ये तो फ्लावरिंग के बेसिस पर दो तरह के हुए, एक तो मोनोकार्पिक, एक हो गए पॉलीकार्पिक, ठीक है। लेकिन अब ये जीवन जो जीते हैं, कितने दिन में फ्लावर देंगे, इसके बेसिस पर तीन तरह के होते हैं। एक तो है कि पहला नंबर क्या बोले कि फ्लावर देने के बेसिस पर एक बार देंगे कि दो बार देंगे जिंदगी में, या एक से ज्यादा बार देंगे। एक बार देंगे तो मोनोकार्पिक, एक से ज्यादा बार देंगे तो पॉलीकार्पिक। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, अब देखिए ये तो फ्लावरिंग के बेसिस पर हो गया, लेकिन अब हम जो बताने जा रहे हैं वो क्या बताने जा रहे हैं आपको कि जो फ्लावरिंग देने का पैटर्न है, अगर एक साल में दे रहा है कि 2 साल में दे रहा है कि 2 से ज्यादा साल में दे रहा है, इसके बेसिस पर भी प्लांट को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, माने अलग नाम दिया गया है। तो मोनोकार्पिक मतलब क्या हुआ कि जो एक पूरे जीवन में एक बार फ्लावर दे, उसको क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक। उसमें दो तरह के आते हैं कि जो अगर एक ही साल में अगर फ्लावर दिया, फ्रूट दिया और सेनेसेंट फेज में गया और मर गया, जैसे कि गेहूं, जैसे कि चावल, अगर ऐसा किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनुअल प्लांट, जिसमें व्हीट, राइस है। और वैसे प्लांट जो एक साल नहीं 2 साल में दे, यानी कि फ्लावर दूसरा साल में दे, तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनियल प्लांट, जैसे कि कैरोट, रेडिश, हेल्बेनी। ये क्या है, ये 2 साल में देंगे, लेकिन देंगे एक के बाद। ध्यान समझिएगा, ये साल में एक ही बार, एक ही साल में एक ही साल जिंदा रहते हैं। तो वैसे प्लांट को एनुअल, जो साल में 2 साल जिंदा रहते हैं, 2 साल जिंदा रहेंगे लेकिन फ्लावर देंगे एक ही बार, माने दूसरा साल फ्लावर देंगे, तो वैसे को क्या बोलते हैं, बाइनियल। तो एनुअल और बाइनियल, लेकिन फ्लावर क्या कर रहे हैं, एक ही साल में दे रहा है, एक 2 साल में दे रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो जो एक साल में दे रहा है एक बार, जो 2 साल में दे रहा है वो भी एक ही बार दे रहा है, इसीलिए दोनों को किस में रखा गया है, मोनोकार्पिक में रखा गया। एकदम ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसका तो एग्जांपल आपको ले ही गया था। अब कैरोट हो गया, कैरोट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, रेडिश हो गया, यानी कि गाजर और मूली का बात करें तो ये क्या करते हैं, अगर इनमें अगर फ्लावरिंग का बात करेंगे तो ये 2 साल में देते हैं, एक ही बार देते हैं और दे करके खत्म। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या सर, आप ये बताइए कि हम लोगों को तो जब सीजन में लगता है तो गाजर तो तुरंत मिल जाता है, वो मूली तो तुरंत मिल जाता है, उस पर ना जाओ, वो अभी नहीं देखना है। वो तो जब ग्रोथ यानी कि जुवेनाइल फेज में जाता है तैसे वो हम लोगों के पास आने लगता है, हम लोग उसको खाना चालू कर देते हैं। लेकिन अगर उसको छोड़ दो तो पूरा एक सीजन क्रॉस करेगा, एक साल क्रॉस करेगा, दूसरे सीजन में वो क्या करेगा, मस्त फ्लावर देता है, फूल देता है, और इसके बाद उसमें सीड डेवलप होते हैं। नहीं तो इतना रेडिश का सीड कहां से आता, इतना जो है कैरोट का सीड कहां से आता, जो उसको तो हम लोग जुवेनाइल फेज में खा जाते हैं,
वेजिटेटिव फेज में जाकर के मैच्योरिटी देकर के फ्लावर देन ही नहीं देते हैं। तो उसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर जो जानते हैं इसको, जो अच्छे से जान रहे हैं, जिनके घर में बहुत सारे लोगों के घर में ये पैदा भी करते हैं, तो वो जान रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से ये जान रहे होंगे कि इसको छोड़ दिया जाता है ताकि ये क्या होगा, फिर ये बहुत मोटा हो जाता है, ये मूली वगैरह आप देखिएगा बहुत मोटा हो जाता है और उसमें फिर फ्लावर आते हैं और फ्लावर होने के बाद उसमें सीड डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से ये होता है। लेकिन ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, कोई हो, ये 1 साल में देने वाले हैं फ्लावर, ये 2 साल में देने वाले हैं, लेकिन एक ही बार देंगे, इसीलिए मोनोकार्पिक में रखा गया है। तो एनुअल और बाइनियल प्लांट जितने भी हैं स्टूडेंट, वो किस में रखा गया है, वो एक ही बार देते हैं, फूल एक ही बार देते हैं और 1 साल और 2 साल जिंदा रहते हैं, इसीलिए इसको एनुअल और बाइनियल बोला जाता है। बाई मतलब 2, एनुअल मतलब 1 ईयर, इस तरह से। तो एक ही बार देते हैं, इसको मोनोकार्पिक बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए तीसरा जो हमारा कैटेगरी था वो था पेरिनियल। पेरिनियल मतलब क्या होता है कि वो 1-2 साल नहीं, वो बहुत सारे साल में दे, लेकिन बहुत सारे साल में देता है, यानी कि 1 से ज्यादा सालों में वो देता है। जैसे मैंगो का ही अगर बात कर लेते हैं, मैंगो का बात कर लेते हैं, तो पहले 5 साल उसको रखा जाता है, 5 साल रखा जाता है और उसको रखने के बाद क्या होता है, वो क्या करता है, हर एक साल फ्रूट्स देता है कि नहीं। 5 साल, 6 साल, 7 साल के बाद जो है वो आप देखिएगा कि हर एक साल फिर देना चालू करता है। तो लगातार वो साल दर साल देते जाते हैं, उनका एक लाइफ साइकिल है उतना समय तक। लेकिन अब देखिए कुछ ऐसे पेरिनियल प्लांट है, अभी इंपॉर्टेंट बात समझना है, कुछ ऐसे पेरिनियल प्लांट्स हैं, पेरिनियल है यानी कि 12 मासी, जिसको कहा पेरिनियल मतलब क्या होता है, 12 मासी, माने 12 मास में हमेशा 12 मास, मास किसको बोला जाता है, 12 मतलब 12 और मास मतलब होता है महीना, यानी कि 12 मासी वाला प्लांट है। 12 महीना ये क्या करेंगे, फूल देने वाले हैं, फल देने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेरिनियल प्लांट हैं जो 12 मास नहीं हैं, तो साल दर साल वो जिएंगे, लेकिन फूल देते हैं एक ही बार, यानी कि जीते हैं 50 से 100 साल और उसमें एक बार फूल देंगे और फूल देने के बाद फ्रूट्स देंगे और फ्रूट्स देने के बाद वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। तो अब चूंकि एक ही बार जीवन में फूल दे रहा है और फ्रूट्स एक ही बार दे रहा है और वो फिर मर जा रहा है, तो कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक है, पेरिनियल, यानी कि 12 मासी ये प्लांट है, यानी कि साल दर साल इसके अगर और स्पीसीज का देखा जाए तो वो इस तरह से डेवलप करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्यू प्लांट शो अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेना। कितना अच्छा बात लिखा हुआ है, 3 स्टार लगा लीजिए। अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेना शो करते हैं। क्या करते हैं भाई, तो जैसे इसमें कौन करते हैं, तो कुछ बंबू स्पीसीज हैं, जैसे बंबूसा टुल्डा, बंबूसा टुल्डा हो गया, मेनोकाना, बंबूसोइड्स, ये कुछ ऐसे स्पीसीज हैं बंबू के जो क्या करते हैं कि फ्लावर देते हैं ओनली वंस इन देयर लाइफ, और कब, 50 से 100 साल के बीच में, यानी कि 50 से 100 साल के बीच में ये फ्लावर देंगे और लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स को प्रोड्यूस करेंगे और तब ये मर जाएंगे, माने एक ही बार फ्लावर देंगे और उसके बाद वो मर जाएंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे बंबू का ये स्पीसीज है कि देखिए ये ग्रो हुआ, इसके बाद देखिए ये पूरा क्या दिख रहा है आपको, ये पूरा जनरली क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है कि ये यहाँ पे फ्लावरिंग हुआ, फ्लावरिंग के बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा फ्रूटिंग का देखिए फ्रूट्स दिया हुआ है, यानी कि बंबू का फ्रूट्स, बहुत लोग तो देखे भी नहीं होंगे, वो देख लीजिए कि इस तरह से बंबू का फ्रूट्स होता है। और इसके बाद देखिए फाइनली जब फ्रूटिंग हो जाती है तो ये देखिए ये पूरा सूख गया, सूखा हुआ बांस इस तरह से हो गया। तो यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, ये डेवलप हुआ, ये फ्लावरिंग दिया, फ्लावरिंग से फ्रूटिंग हुआ, फ्रूटिंग से किसमें चला गया, ये डाई में चला गया। तो कहने का मतलब है कि यह है बंबू पेरिनियल प्लांट, यानी कि ब्रह्मासी है, लेकिन ये जो है ये इसके कुछ स्पीसीज याद रखिएगा, बंबूसा टुल्डा और मेनोकाना बंबूसॉइड, ये एक ऐसे स्पीसीज हैं बंबू के अंदर जो फ्लावरिंग मात्र जीवन में एक ही बार देते हैं और देने के बाद वो जैसी फ्लावर दिए काम खत्म,
सब स्वाहा, और वो क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं इस तरह से, और ये बिल्कुल सूख जाता है। अब देखिए इसका एक और एग्जांपल है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था नीट 2018 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। तो इसमें कहने का मतलब जान ही रहे हैं, अभी तुरंत देखे हुए हैं। इसके बाद दूसरा देखिए दिया हुआ है वही वाला कि अ फ्यू प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेना, इसीलिए हम वहां पे स्टार लगाए थे कि अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेना शो करता है। विच ऑफ द फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम 50 आर जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो कौन सा होगा इसमें, जान ही रहे हैं, बंबू। तो इस तरह से क्वेश्चन जो भी आता है वो हम लोग साथ ही साथ करते हुए चल रहे हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल है, एक और ऐसा प्लांट जो पेरिनियल है, यानी कि वो 2 साल से ज्यादा जिंदा रहता है, लेकिन वो भी फ्लावर जो है जिंदगी में एक ही बार देता है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको नीला कुरेंजी कहा जाता है। क्यों, क्या है ये, समझिए इसको। ये 12 साल में एक बार फ्लावर देता है स्टूडेंट, यानी कि हर एक 12 साल में एक बार फ्लावर दिया, फ्रूट्स दिया, और फ्रूट्स देने के बाद क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। कहां पाया जाता है भाई, लास्ट बार दिया था, एनसीईआरटी का लाइन है कि ये सितंबर अक्टूबर 2006 में दिया था, लेकिन अभी तो 2022 चल रहा है, तो अभी तो दे दिया होगा, 12 साल तो गुजर गए, यानी कि 2018 के अंदर एक बार दे चुका है ये फिर। लेकिन चूंकि अभी एनसीईआरटी का बात है, हमारा बाबा का बात है, तो बाबा का बात को हम लोग टालेंगे नहीं, क्योंकि बाबा के अंदर ये लिखा हुआ है हमारे कि भाई ये सितंबर अक्टूबर 2006 में दिया हुआ, अभी चेंज भी नहीं हुए हैं इनका लैंग्वेज। तो ये ऑप्शन में जब आएगा तो ये आपको लगाना होगा ऐसे आपको इंफॉर्मेशन के लिए कि ये 2018 में फिर से फ्लावरिंग दे चुका है सितंबर अक्टूबर में, और फिर कब देगा, जोड़िए 12 साल, तो 2030 के अंदर। यानी कि अगर आप बेहतरीन डॉक्टर बन गए, बेहतरीन कॉलेज में जा करके बेहतरीन डॉक्टर जब आप बन जाइएगा अच्छे से, तो उस दौरान फिर जाइएगा आप यहाँ पे घूमने। कहाँ पे घूमने जाना पड़ेगा सर, तो हिली एरिया। कहाँ हिली एरिया में, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में। तो वहां जाके क्या करेंगे, तो अरे ब्लू स्ट्रेचेस देखना बाबू, नीला कालीन बिछा हुआ देखना। किसका, अरे स्ट्रोबेलेंथस कुंथियाना का। यानी कि जब उस एरिया में जाओगे तो पूरा देखोगे कि ब्लू ही ब्लू आ गया है, आज ब्लू है घाटी घाटी, वो पूरा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि उस दौरान, यानी कि सितंबर अक्टूबर के दौरान जब जाइएगा तो वहां पे एकदम पूरा ब्लू ब्लू पूरा घाटी दिखेगा, पूरा ऐसा लगेगा कि कालीन बिछा दिया गया है, पूरा कालीन। कालीन भैया वाला कालीन नहीं, ये पूरा जो कालीन नीचे बिछाते हैं हम लोग, तो वो जो है कालीन बिछा दिया गया। इसीलिए एनसीईआरटी में कहा कि ब्लू स्ट्रेचेज, नीला कालीन बिछा। आप देख सकते हैं, देखिए ना, ये घाटी है, कुछ लोग यहाँ पे देखिए जा रहे हैं, तो वो आपको दिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे किस तरह से दिख रहा है, ये देखिए, ये एरिया को आप अगर बढ़िया से गौर कीजिएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा, एकदम लग रहा है कि पूरा बिछा दिया गया है ऐसे कालीन। अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो कालीन भी एकदम इसी तरह से दिखता है। ये देखिए, ये वाला एरिया देखिए इस तरह से। तो ये क्या है, ये भी लाइफ में एक बार 12 साल में फ्लावर देते हैं। फ्लावर देने के बाद तुरंत फ्रूट्स देंगे, उसी साल उसी दौरान फ्रूट्स देंगे, और इसके बाद वो क्या हो जाएंगे, वहां पे डेथ हो जाएंगे। वहां पे क्या होगा, उनका डेथ हो जाएगा। तो वहीं पे उसका सीड गिर जाता है, और सब सीड गिर जाता है तो फिर से जर्मिनेट करने लगता है, और जब फिर से जर्मिनेट करेगा तो फिर 12 साल लग जाते हैं इसको ग्रो होने में और फ्लावर देने में, और फिर 12 साल के बाद फिर से ये फ्लावर देगा और फिर से फ्रूट देगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। तो ये सिलसिला जो इनके अंदर है वो चलता रहता है, लेकिन हर एक 12 साल के बाद। तो चलिए ये आपको समझ में थी। ये 2 एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, स्पेशल एनसीईआरटी में मेंशन करके दिया हुआ है कि एक तो वो वाला बंबू के स्पीसीज का, और दूसरा स्ट्रोबेलेंथस कुंथियाना का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये है पेरिनियल, 1 साल माने 2 साल से ज्यादा जी रहे हैं, लेकिन एक ही बार फ्लावर दे रहे हैं। इसीलिए कौन सा प्लांट हुआ, कौन सा, बोलो कौन सा प्लांट, मोनोकार्पिक। आगे बढ़ते हैं। अब आइए, पॉलीकार्पिक क्या है भाई, नाम से ही पता चल रहा है, पोली मतलब बहुत, फ्रूट्स देने वाला, बहुत बार फ्रूट्स देने वाला। और इसमें कौन आएंगे, जो 2 साल से ज्यादा जिएंगे, यानी कि 2 साल से ज्यादा जो सरवाइव करेंगे जनरली। इसमें एप्पल आ गया, मैंगो आ गया,
ऑरेंज आ गया, ग्रेप्स आ गया। तो ये सब क्या है, पेरिनियल है, जो फ्लावर रिपीटेडली देते रहते हैं, हर एक सीजन के बाद, हर एक सीजन के बाद देते हैं। और वो क्या करते हैं, फ्लावर देने के बाद फूल भी देते हैं, फ्लावर देने के बाद फूल भी देते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, ये सब में एक चीज आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझना होगा यहाँ के लाइन में, कि मोनोकार्पिक जो प्लांट है उसमें जो जुबिनाइल फेज है, जुबिनाइल फेज से क्या हुआ कि आप देखिएगा कि लाइफ में एक बार वो किस में जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया, रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया, रिप्रोडक्टिव फेज से किस में आ गया भाई, सेनेसेंट फेज में चला गया, और वो फाइनली क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डाई। यानी कि इसमें अगर आप देखना चाहें, ये जितने भी मोनोकार्पिक प्लांट है उसमें अगर लाइफ साइकिल क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन फेज, यानी कि जुबिनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज और डेथ फेज, यानी कि जुबिनाइल से आपको वहां रिप्रोडक्टिव में जाते हुए दिखेगा, यानी कि जुबिनाइल में मेच्योर होगा, जैसे फूल आ गया तो आप समझिएगा रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया, और फूल आ गया तो क्या हो जाएगा, फ्रूट्स आएगा, फ्रूट्स आने के बाद वो तुरंत सेनेसेंट फेज में चला जाता है, और सेनेसेंट से क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। तो इसमें जो है फेजेस का जो पूरा क्लियर कट क्या यहाँ पे है, डिस्टिंक्शन मौजूद है। यानी कि आराम से आप ऐसे मोनोकार्पिक प्लांट्स के अंदर कि जुबिनाइल फेज है, कि रिप्रोडक्टिव फेज है, सेनेसेंट फेज है, और ये इसके बाद डाई कर जाएगा, ये साफ आप अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन लेकिन अब यहाँ पे आ जाइए, लेकिन यहाँ पे आ जाइए स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है कि नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन फेज, यानी कि इसके अंदर जो पॉलीकार्पिक प्लांट है उसके अंदर जैसे जुबिनाइल फेज आता है, जुबिनाइल से किस फेज में चला जाएगा, ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव फेज में। लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज में अब क्या है कि ये हर साल दे रहे हैं। मान लीजिए मैंगो का प्लांट ले लिया, मैंगो का प्लांट है, ये मान लीजिए मैंगो का एक प्लांट हमने लिया, ये मैंगो का प्लांट है, ये 5 साल, इसको 5 ईयर लगा किसमें, रिप्रोडक्टिव फेज आने में। जैसे 5 साल में रिप्रोडक्टिव फेज में आया तो एक बार ये फ्लावर दिया, फिर इसके बाद क्या हुआ, अगला साल यानी कि छठा साल में फिर से ये क्या किया, 6 ईयर जैसे इसका हुआ तो 5वां ईयर दिया, इसके बाद 5 से जैसे छठा साल में गया फिर से यहाँ फ्लावर दिया, ये दूसरा यहाँ पे हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर अगला साल फिर फ्लावर दिया और फ्रूट्स दिए। तो इस तरह से ये जो पॉलीकार्पिक प्लांट है, यहां पे देखिए 4 होगा, पॉलीकार्पिक प्लांट में क्या हुआ कि जुबिनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में गया, रिप्रोडक्टिव फेज से जैसे क्या होता है कि बार बार फूल और फ्लावर दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटर फ्लावरिंग फेज कहा जाता है। यानी कि एक रिप्रोडक्टिव फेज से दूसरे रिप्रोडक्टिव फेज में जब जाता है तो उस पीरियड को यहां पे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यहां पे क्या बोलते हैं, यहां पे दिखे दिया हुआ है कि इंटर फ्लावरिंग या मैच्योर फेज, मैच्योर फेज ये कहलाता है। इसके बाद फिर से अगर मान लेते हैं कि एक साल रुक गया, या इसको एक और चीज बोलते हैं रिकवरी फेज, रिकवरी, रिकवरी फेज, यानी कि ये जो इसके बाद क्या होता है कि फाइनली ये एक ऐसा स्टेज में चला गया जिसमें फिर क्या होगा, ये सेनेसेंट फेज में आ जाएंगे और सेनेसेंट से तब डाई में ये जाएंगे। यानी कि इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब एक सीजन से दूसरे सीजन, ऐसे मान लीजिए 10 साल 15 साल फ्लावर दे रहे हैं, तो ये जो बीच का जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको एनसीईआरटी ने कहा है, देखिए भाई इसको इंटर फ्लावरिंग या मैच्योर फेज या रिकवरी फेज के नाम से आपको जानना होगा या जान सकते हैं। तो ये जो है इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्या चीज मुश्किल हो जाता है कि इसमें क्लियर डिस्टिंक्शन थोड़ा सा कर पाना मुश्किल हो जाता है कि इसमें कौन जब रिप्रोडक्टिव 1 फेज से जब रिप्रोडक्टिव 2 फेज में जाता है तो उसको थोड़ा सा आप क्लियरिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आपको बेसिकली ध्यान रखना है, तो नहीं कर पाते हैं तो उसके बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं, इंटर फ्लावरिंग फेज या मैच्योर फेज या रिकवरी फेज के नाम से उसको जानते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं
ये तो हुआ कि एक एक साल के अंतराल में कुछ पेरिनियल प्लांट्स जो है यानी कि पॉलीकार्पिक प्लांट फ्लावरिंग दे, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं फ्यू जो है ऐसे पेरिनियल प्लांट है जो थ्रू आउट ईयर यानी कि पूरे साल हर एक महीना क्या करते हैं, फ्लावरिंग देते हैं, जिसको चाइना रोज बोलते हैं और सू फ्लावर भी इसको बोला जाता है। चाइना रोज यानी उड़हुल का फूल अगर आप देखे होंगे तो क्या होता है कि हर एक सीजन हो, ठंडा गर्मी बरसात चाहे कोई भी मौसम हो, साथ साथ वो क्या होंगे, फ्लावर देगा तो देगा ही। तो ये उड़हुल का फूल आप देखे होंगे हमेशा कि हर एक मौसम में मिलता है। लेकिन अगर आम का अगर देखेंगे या ग्रेप्स वगैरह का अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या होता है कि एक निश्चित अंतराल के बाद इसमें क्या आता है कि फ्लावर देते हैं और फ्लावर देने के बाद ये क्या करते हैं स्टूडेंट कि फ्रूट्स देते हैं। फिर इसके बाद रिकवरी फेज में या मेच्योर उसका जो बीच का एक साल का ड्यूरेशन हो जाता है, मतलब इस गर्मी से लेकर अगले गर्मी तक का, तो उस पूरे पीरियड को क्या बोलेंगे कि अपने आप को मेच्योर कर रहा है कि अगले साल फिर से फ्लावर देना होगा, या इंटर फ्लावरिंग बोलेंगे यानी कि एक फ्लावर और दूसरे फ्लावर के बीच का जो फेज है इसीलिए इंटर फ्लावरिंग, या इसको रिकवरी फेज बोलते हैं। यानी कि अभी दे लिया तो तुरंत नहीं देगा, आम का जो प्लांट है वो अगर तुरंत अभी आम को दिया है तो तुरंत नहीं देगा, फिर अगले सीजन तक ये थोड़ा सा अपने बॉडी को मेच्योर करता है तब वो जाके देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीकार्पिक, यानी कि एक सीजन से दूसरे सीजन में जाने वाले। तो ये प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पीरियड्स था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब जो है हमारे पास एनिमल का है, तो एनिमल में ये क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप क्या आप ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को इंड्यूस करने वाले चेंजेस की सूची तैयार कर सकते हैं? करेंगे भाई, एनसीईआरटी से बोल रहे हैं, करेंगे हम लोग, वो सूची तैयार होगा। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जब पढ़ेंगे तो बेहतरीन तरीके से करेंगे। इसके बाद एनिमल में अगर बर्ड का बात करें तो बोलता है कि क्या पूरे वर्ष एक देती है या सीजनली ये फेनोमेना है, फ्रॉग हो लिजार्ड हो, ये प्रक्रिया कैसी होती है? तो चलिए इन लोगों के अंदर हम लोग समझते हैं कि ये कैसे अपने आप को ग्रो करते हैं, कैसे अपने आप को ये क्या करते हैं कि अपने जनसंख्या को यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज में जा करके अपने जो संतति को कैसे ये बढ़ाते हैं। तो उसमें अगर आप देखिएगा तो इसको हम लोग इस टर्म को एनिमल के अंदर होगा तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एनिमल ब्रीडिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि एनिमल के अंदर ब्रीडिंग होना, यानी कि ब्रीडिंग कब होगा, जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में चला जाएगा तब। तो ये जो है दो तरह के होता है, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो सीजनल ब्रीडर हो गए, यानी कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्शन करेंगे और वो बेबी को ग्रो करवाएंगे। और एक होते हैं कि कंटिन्यूअस, उसको सीजन विजन से कोई मतलब नहीं है, कंटिन्यूअस किसी भी मौसम में वो बेबी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जनसंख्या को बढ़ा सकते हैं। तो सीजनल ब्रीडिंग में क्या होता है कि जितने भी सीजनल ब्रीडर्स एनिमल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन का इंतजार करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो लिजार्ड है, जो ये लिजार्ड को आप देखिएगा तो एक सीजन का इंतजार करते हैं। उसी फ्रॉग का एक सीजन होता है, आपको याद होगा फ्रॉग का कि अक्सर जब शुरुआत में पानी गिरता है तो उस समय मेढक का जनसंख्या जो है काफी बढ़ जाते हैं, तो उस समय वो अपने आप को एक सीजन का इंतजार करते हैं, यानी कि फर्स्ट पानी गिरने का, और इसके बाद वो पूरे साल में इस तरह का नहीं करते हैं। तो ये हो गए। उसी तरह से डियर का अगर बात करेंगे तो हम लोगों के यहाँ एक बेतला नेशनल पार्क है स्टूडेंट, वहां पे जनरली जो होता है कि सितंबर अक्टूबर के महीने में, मतलब जुलाई के बाद ये जो होता है वहां पे गेट बंद कर दिए जाते हैं उस नेशनल पार्क के अंदर, और वहां पे घूमने नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि डियर वहां पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और वहां पे जो है डियर के लिए वो ब्रीडिंग सीजन चलता है, और वो अभी जाकर के अक्टूबर के बाद अक्टूबर नवंबर में ये जनरली खोलते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनका वही एक सीजन है। अगर उस सीजन में अगर ह्यूमन का एक्टिविटी अगर आना जाना ज्यादा बढ़ेगा तो वो डर जाएंगे और अपनी जनसंख्या को बेहतरीन तरीके से बढ़ा नहीं पाएंगे और पूरा खुले तरीके से आराम से रह नहीं पाएंगे। तो ये सब क्या है, एक पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको सीजन विजन से कुछ मतलब नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडिंग बोलते हैं, ब्रीडर बोलते हैं। जैसे कि हनी बी, कोई सीजन मिल जाए, बस खाली इसको फूल मिलना चाहिए, फूल दिखना चाहिए, उसका रस को चूस चूस करके ये क्या करता है कि अपना हनी को बना लेता है। उसी तरह से पोल्ट्री फार्म वाला, ये जो आप मुर्गी को देख रहे होंगे, ये किसी भी मौसम में ग्रो कर जाते हैं, कोई मतलब नहीं है इसको मौसम से, ठंडा गर्मी हो या बरसात, ये किसी भी मौसम में आपको अवेलेबल रहेंगे।
उसी तरह से आप देखिएगा तो रैबिट हो गया, माइस हो गया और कैटल्स, बहुत जितने भी कैटल्स है, गाय हो गया, भैंस हो गया और बहुत सारे कैटल्स हो गए, बकरी हो गए, ये सब क्या है, ये सब का कोई सीजन विजन नहीं है। ये सब में क्या होता है कि ये जो है विदाउट सीजन ही कंटिन्यूअस ब्रीडिंग करते हैं। बस क्या होता है इन लोगों के अंदर जो है एक जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो उसके बाद क्या होता है कि आपको प्रेगनेंसी हो जाता है, प्रेगनेंसी होने के बाद वो क्या करते हैं, बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बात और समझने का है कि जो कैटल्स होते हैं, कैटल्स में बहुत सारे ऐसे कैटल्स होते हैं जिसमें प्लासेंटा पाया जाता है, प्लासेंटल मेमल्स जिसको कहा जाता है। प्लासेंटा होता क्या है, मतलब ऐसा प्लासेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फीमेल बॉडी के अंदर पाया जाता है, वो भी मैमल्स के फीमेल बॉडी के अंदर पाया जाता है। और उस प्लासेंटा के अंदर जो है, यानी कि प्लासेंटा से जुड़ करके जो बेबी है वो ग्रो करता है, और ग्रो करके जब फुल्ली माँ के गर्भ के अंदर मेच्योर हो जाता है तो वो बाद में फिर उसको उसकी माँ रिलीज करती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लासेंटल मैमल्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो क्या होता है, यानी कि जो ब्रीडिंग का जो कहानी है वो थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। और वो क्या होता है कि एक थोड़ा समझने के तौर पर होता है कि हमेशा नहीं होता है। अब देखिए कि ह्यूमन के अंदर बहुत सारे ऐसे कपल्स मिलेंगे कि जिनके अंदर बेबी ही नहीं हो रहा है, बहुत सारे ऐसे आपको और एनिमल्स भी मिलेंगे कि जिनके अंदर जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, तो आप जनरली इन लोगों के देखिएगा कि अगर एक निश्चित समय आता है, उस निश्चित समय में अगर इन लोगों का मैटिंग नहीं करवाया गया, यानी कि स्पर्म ओवा का मिलन नहीं हुआ, तो ये इनके अंदर प्रेगनेंसी ऑकर नहीं होता है। क्या रीजन है भाई? तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, ये बात को समझना होगा कि इनके अंदर जो प्लासेंटा पाया जाता है, यानी कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कुछ बदलाव आते हैं, कुछ में चेंजेज आते हैं, और उस चेंजेस के दौरान अगर स्पर्म गया तो ही जाकर के ब्रीडिंग हो पाएगा, और नहीं तो ब्रीडिंग होने का चांसेस नहीं है। मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बेबी का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो प्लासेंटल मेमल्स में खासकर आपको साइक्लिक चेंजेस देखने के लिए मिलता है, और ये एक्टिविटी के दौरान क्या होता है कि ओवरी हो, एसेसरी डक्ट हो, और उसके अंदर हार्मोन भी सिक्रीट होना चालू हो जाते हैं। कब? जब रिप्रोडक्टिव पीरियड आता है तब। तो प्लासेंटल मेमल के अंदर जैसे रिप्रोडक्टिव पीरियड आता है स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता है, ये एक ह्यूमन के फीमेल का मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने एक पार्ट लिया है, जिसमें जैसे ही ह्यूमन फीमेल के अंदर क्या होता है, ह्यूमन फीमेल क्या है, एक प्लासेंटल मेमल है। तो ह्यूमन फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि जब भी रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो उस दौरान क्या देखने के लिए मिलता है कि ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ये क्या है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर साथ ही साथ ये जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है स्टूडेंट, यूट्रस इसको बोलते हैं, यूट्रस का है, ये जो है ये सब के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, इसको एसेसरी डक्ट बोलते हैं। यहां से लेकर के यहां तक का जो फेलोपियन ट्यूब है वो एसेसरी डक्ट है। ये ओवरी वाला पोर्शन है जहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, ओवा प्रोड्यूस होगा। तो अब देखिए, अगर फीमेल प्राइमेट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज हम कब मानेंगे कि कब रिप्रोडक्टिव फेज आ गया फीमेल प्राइमेट्स के अंदर, यानी कि ह्यूमन, उस फीमेल प्राइमेट में एग्जांपल क्या है, ह्यूमन है, तो ह्यूमन के अंदर कब रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्टिव फेज कब स्टार्ट होता है, कब मानेंगे, तो जब इसके अंदर ये ओवरी से ओवा बने, ओवा बन करके यहाँ पे आए फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब में जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस दौरान क्या होता है कि यहाँ पे ये टूट टूट करके देखिए ये बहना चालू हो जाते हैं, जिसको मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बोलते हैं। और जैसे ही मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बह करके ये चालू होना चालू हो गया स्टूडेंट, यानी कि जैसे ही मेंस्ट्रुअल फ्लो चालू हुआ, यही इंडिकेशन है फीमेल प्राइमेट्स के अंदर कि उसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज आ गया, यानी कि मेंसेस आ जाना ह्यूमन फीमेल्स के अंदर वो साइन है कि रिप्रोडक्टिव पीरियड आ गया। अब देखिए ये तो ये हो गया। तो बात आता है कि भाई प्राइमेट्स पहला नंबर क्या है सर, पहले इसको बताइए। तो प्राइमेट्स किसको बोलते हैं, अगर एक शब्द में समझना चाहो तो
वैसे एनिमल जो अपने बच्चे का देखभाल खुद से कर सके। जैसे मंकी अपन बच्चा का देखभाल खुद से करता है, एप्स अपन बच्चा का देखभाल खुद से करता है, ह्यूमन करता ही है, हम लोग ह्यूमन के बच्चे हैं तो ये देखभाल करते ही हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे मम्मी पापा कितना केयर करते हैं हम लोगों का। इसके बाद जो है तो क्या होता है कि ये जितने भी मैमल्स हैं, मंकी हो एप्स हो ह्यूमन हो, इन लोगों के अंदर क्या क्या चलता है, साइक्लिक चेंजेज आता है। कब? जब रिप्रोडक्टिव पीरियड्स आता है तब, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज जब आता है तो एक साइक्लिक चेंज चलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। जिसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का आ जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना या मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑकर होना कब कहते हैं, कि जब इधर से मेंसेस यानी कि ब्लड का बहना चालू हो जाए। तो जैसे ही जो ह्यूमन का जो मेमल्स का प्राइमेट्स हैं उनके अंदर जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना चालू हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर चलेगा। तो ये जो प्राइमेट्स प्लासेंटल मेमल है उनके अंदर ये देखने के लिए मिलता है और उसमें प्राइमेट्स के अंदर। तो ऐसे प्लासेंटल मेमल दो तरह के होते हैं, एक तो प्राइमेट्स, एक होते हैं नॉन प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स के अंदर आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा भाई कि इसके अंदर क्या होता है, एक साइक्लिक चेंजेस ऑकर होता है। हर एक मंथ ये होता है, हर एक मंथ में ये होता है। एक मंथ में इस ओवरी से ओवा निकला तो दूसरे मंथ में इस ओवरी से निकलागा ओवा। तो ये कैसे होते हैं, क्या होता है, पूरा डिटेल स्टडी जब रिप्रोडक्टिव ह्यूमन का रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल से हम बताएंगे और उसके फेजेस के बारे में पूरा समझाएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, अच्छा इसमें जनरली क्या होता है, एक आध लाइन आपको समझ लेना होगा कि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर होना किसको बोलते हैं, कि जब ये एंडोमेट्रियम का वाल है, ये जो यूट्रस का वाल है, टूट करके देखिए, ये देखिए ऐसे बहना चालू हो जाए। यहाँ देखिए बह रहा है, ये बूंद के रूप में ऐसे बह रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बोलते हैं। और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर हो जाना कहलाता है। तो ये मंकी के अंदर, एप्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आया तो हम लोग क्या मानेंगे कि रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया। किसके अंदर, जो हमारे प्लासेंटल मेमल्स में प्राइमेट्स है उनके अंदर ये चालू हो गया। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं हम लोग कि अब नॉन प्राइमेट्स के अंदर देखिए, नॉन प्राइमेट्स के अंदर भी एक साइकिल चलता है। उस साइकिल का क्या नाम है स्टूडेंट, ओस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल या ओस्ट्रस साइकिल इसको बोला जाता है। ये क्या होता है और किन में होता है, नॉन प्राइमेट किसको बोलते हैं, जो अपने बच्चे का देखभाल खुद से ना कर सके। यानी कि काऊ हो गए, सीप हो गया, रैट हो गया, डियर हो गया, डॉग हो गया, टाइगर हो गया, ये सब जो है स्टूडेंट अपने बच्चे का देखभाल खुद से उतना अच्छे तरीके से नहीं करने पाते हैं। तो इन लोगों के अंदर कब हम मानते हैं कि रिप्रोडक्टिव साइकिल चलने लगा, माने कब ये रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गया या रिप्रोडक्टिव फेज इन लोगों के अंदर आ गया। तो इन लोगों के अंदर ओस्ट्रस साइकिल या एस्ट्रस साइकिल चालू होता है तब। तो कहने का मतलब है कि एस्ट्रस साइकिल में जब ह्यूमन के अंदर चल रहा था तो खून निकल रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा था। तो हम लोग जान गए थे फ्लो होना चालू होता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि भाई इसके अंदर रिप्रोडक्टिव पीरियड चालू हो गया। लेकिन एस्ट्रस साइकिल के अंदर ऐसा नहीं है, वहां पे कोई फ्लो नहीं होता है। तो फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि एस्ट्रस साइकिल चलना चालू हो गया। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब एस्ट्रस साइकिल का एक साइकिल चलता है हर एक मंथ में, मतलब जब ये एस्ट्रस साइकिल चलेगा तो उस दौरान क्या होता है कि वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज, इच्छा डेवलप होता है सेक्स ड्यूरिंग दिस साइकिल। यानी कि सेक्सुअली एक इच्छा डेवलप हो जाता है वैसे मेमल्स के अंदर, यानी काउ के अंदर, सीप्स के अंदर, डियर के अंदर, डॉग के अंदर, टाइगर के अंदर। कब, जब एस्ट्रस साइकिल चलता है तो उस दौरान क्या होगा कि उन लोगों को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए बहुत एक तेज इच्छा डेवलप होता है। और इसके अंदर जब ये अगर पूरा नहीं हुआ तो फाइनली क्या होगा कि ये यहाँ पे देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा कि इन लोगों के अंदर, जानवरों के अंदर अलग तरीके से कंडक्शन है। ओवरी इसका यहाँ पे है, यहाँ से ओवा निकलेगा और ये यूट्राइन वाल है, ये पूरा यूट्राइन वाल है। इस तरह से देखिएगा, ऐसे यूट्राइन वाल है और यहाँ पे इस तरह से एंडोमेट्रियम का लाइनिंग रहता है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे क्या होता है कि लाइनिंग ऑफ ओम स्लज ऑफ
ये तो टूटते हैं, ये टूट टूट करके इस तरह से ऐसे स्लज ऑफ नहीं होते हैं, नोट पास आउट द मतलब पास आउट नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ से निकल करके और ये बहना चालू हो गया। इन लोगों के अंदर बहता नहीं है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर ये बहते हैं। यानी कि जो प्राइमेट्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं कि एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है वो टूट करके बहना चालू हो जाता है, लेकिन इन लोगों के अंदर बहना चालू नहीं होता है। तो क्या होगा भाई, तो ये बेसिकली क्या होते हैं कि ये जो उठा हुआ पोर्शन है ये टूटेगा, तो टूटने के बाद क्या होता है कि ये रीएब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। यानी कि इसी लाइनिंग के अंदर क्या होता है, रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इसीलिए जो है, अगर ऐसा रहता है स्टूडेंट, देखिए नेचर ने क्या किया है कि ह्यूमंस के अंदर फिर भी इसका पूरा सलाहियत दिया है, इसको समझने का। जैसे मैसेज आता है तो सैनिटरी पैड वगैरह का यूज कर लेते हैं, लेकिन अब जानवरों के अंदर कैसे होता, तो जानवरों अगर इस तरह से होता तो कोई जानवर को रखना ही पसंद नहीं करता, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होते हैं। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है एक तो ऐसे जानवरों से जो डंग वगैरह होता है, गोबर वगैरह, उससे आदमी परेशान रहता है, उन लोग का यूरिनेशन से परेशान रहता है। लेकिन अगर ये भी बहना चालू हो जाए तो दूध दूहने के दौरान जो है वो अगर इस तरह से ब्लीडिंग होना चालू हो जाए तो जानवर को कोई रखता नहीं। तो क्या किया नेचर ने, इन लोगों के अंदर वो ब्लीडिंग को चालू न करके रोक दिया, बोला कि नहीं ब्लीडिंग बहेगा तो इसको कोई रखेगा नहीं, कोई यूज ही नहीं करेगा। तो इसके अंदर ही ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया ताकि ये अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और अगर जो मालिक अच्छे तरीके से समझ रहा है तो जब उन लोगों का जब वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज आता है तो वो हीट पीरियड उसको कहते हैं, गर्मा गया, एक टर्म यूज होता है गांव देहात में जनरली, हीट पीरियड को बोलते हैं। कि जैसे इस तरह से कि जब उसको हॉट पीरियड, हीट पीरियड कहते हैं, कि उस दौरान अगर आप उसको क्या कीजिएगा, बायोफला देखिएगा कि बायोफला को नहीं होता है तो बला लिया जाता है, कि बायोफला आते हैं तो वो स्पर्म को डाल देते हैं आराम से, यहाँ पे इस तरह से स्पर्म को यहाँ पे डाल दिए तो जाकर मैटिंग हो जाएगा, तो इन लोगों के अंदर बेबी का डेवलपमेंट हो जाएगा। और नहीं तो उस तरह से अगर काऊ है तो ऑक्स के पास लेके चला जाएगा। जो इस तरह से होते हैं तो उनके पास उस दौरान अगर जाइएगा, और ये जो अर्ज होता है मात्र 10 से 12 घंटे का होता है, ये भी ध्यान में रखना है। इसीलिए जो इनको रखने वाले मालिक होते हैं ना, तो जब इस तरह से जब इन लोगों का हीट पीरियड चालू होता है तो ये जानवर पूरा चिल्लाना चालू कर देते हैं, इधर उधर दौड़ना चालू कर देते हैं। और इसके बाद मालिक समझ जाते हैं, क्योंकि इतना दिन से इनके साथ रह रहे हैं तो वो समझ जाते हैं, और उसी दौरान उनको क्या करते हैं, या तो ऑक्स के पास ले जाकर के मैटिंग करवा देते हैं, या बायोफोला के बुला करके स्पर्म को उसके अंदर इंड्यूस करवा देते हैं। तो वो क्या होता है, प्रेगनेंसी ऑकर हो जाता है। अब देखिए, अब ये नंबर ऑफ एस्ट्रस साइकिल एक्सपीरियंस इन अ ईयर, अब कई बार आ रहा है एक साल के अंदर ये साइकिल, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर एक बार आया तो मोनोएस्ट्रस, जैसे डियर में होता है एक साल के अंदर एक बार आता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि डियर जो है सीजनली, ये जो जुलाई के बाद वाला महीना में ये डेवलप होता है। बाइस्टर्स डॉग के अंदर दो बार आता है एक साल के अंदर, इसीलिए बाइस्टर। पॉलीस्ट्रस माउस के अंदर, इन लोगों को तो कहना ही नहीं है, हर एक सीजन में इन लोगों का जो है ब्रीडिंग पीरियड आ जाता है, तो उसके अंदर जो है पॉलीस्ट्रस हो गया। उसी तरह से काऊ वगैरह के अंदर जो है साल में एक बार आता है, 11 मंथ, 12 मंथ, 13 मंथ के बाद एक बार आता है। ये जो गाय है या भैंस है उन लोगों के अंदर थोड़ा सा 1 आध साल के बाद आता है, और 1 आध साल के बाद जब आएगा तो फिर उसी समय वो जो मालिक रखे हुए थे वो समझ जाते हैं कि इस तरह का है। तो ये जो है स्टूडेंट ये समझते हैं। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि द एस्ट्रस साइकिल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो यहाँ पे ह्यूमन फीमेल का नहीं, मेमेलियन फीमेल अदर देन प्राइमेट्स, तो यही जाएगा, क्योंकि प्राइमेट्स के अलावा मेमेलियन फीमेल्स में, ह्यूमन मेल्स नहीं, मेमेलियन मेल्स ऑफ अदर प्राइमेट्स नहीं। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा जाएगा, इसमें ये जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट जो आता है वो आता है हमारा सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज क्या है, तो वो एक ऐसा अवस्था जिसमें क्या होता है, हमारा बॉडी जो है, साफ कहता है कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर जो है और उसका जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, उसके अंदर डिजेनरेशन होना चालू हो जाए। कॉन्कॉमिटेंट चेंज, सहगामी, एक के बाद एक, स्ट्रक्चर हो या फंक्शन हो। उम्र बढ़ते के साथ साथ धीरे धीरे स्ट्रक्चरली भी क्या होता है, हम लोगों के चेहरा में देखिए झुर्री पड़ने लगेगा, इसके बाद जो ताकत है वो भी खत्म होना चालू हो जाता है।
इसके बाद क्या होता है कि हम अच्छे से वर्क नहीं कर सकते, उतना स्पीडली दौड़ नहीं सकते हैं, उतना स्पीडली काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सेना में क्या किया जाता है, स्टूडेंट 37 साल के बाद रिटायरमेंट घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि वो मान लेते हैं कि 37 साल के बाद आपका जो बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या हो गए, बहुत सारा डाउन हो जाता है, जिसके वजह से वो आगे चल के और बढ़िया से उतना लचीलापन नहीं बचता है जितना कि आप देखिएगा 18 से 20 साल 22 साल के एज में जो बॉडी के अंदर जिस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो वैसे फेज में जब चला जाए, यानी कि जैसे रिप्रोडक्टिव फेज इन हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो सेनेसेंट फेज में चला गया। और ये क्या होता है, इसमें जनरली क्या होता है, स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन है एकदम स्लो डाउन हो जाता है, धीरे धीरे काम करेगा। इसलिए नहीं देखते हैं कि बूढ़ा आदमी थोड़ा सुस्त हो जाता है, या आप अगर सुस्ती के साथ काम करने लगे तो आपको लोग बोलते हैं कि बूढ़ा हो गया क्या। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से स्लोइंग डाउन हो जाता है, लास्ट फेज ऑफ लाइफ साइकिल है, और इसके बाद अल्टीमेट लीड्स टू द डेथ, यानी कि इसके बाद सेनेसेंट फेज के बाद क्या आता है आदमी के अंदर या कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, डेथ। तो ये देखिए प्लांट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सबका एक बार रिव्यू है आपका, कि ये प्लांट देखिए बहुत छोटा है, जुवेनाइल फेज में गया, इसके बाद ये फेज में चेंजिंग आया, देखिए फूल आना चालू हो गया, यानी कि एडल्ट में चला गया, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया। अब एडल्ट फेज में देखिए चेंजिंग होने लगा, ये फ्लावर वगैरह इसमें देखिए कितना घना था, इसके बाद इसमें थोड़ा सा कमी हुआ, इसके बाद देखिए फ्लावर तो आ रहा है लेकिन एकदम जो घनापन है खत्म हो रहा है, और फाइनली ये क्या होता है, सेनेसेंट फेज में चला गया। तो इस तरह से ये इसके बाद क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, डेथ हो जाएगा। इसके बाद ये ह्यूमन देखिए, ह्यूमंस के अंदर ये देखिए, ये बबल्स के रूप में दिखाया गया है कि छोटा बच्चा है तो इसके अंदर देखिए बबल्स है, और ये जो बैगनी कलर का दिखाया गया है वो देखिए वायलेट कलर वाला में कि इस तरह से रहता है। बच्चे में थोड़ा कम है, 3 दिखाया है, इसमें 5 दिखाया हुआ है। इसके बाद एडल्ट में बहुत ज्यादा दिखाया है, इसलिए एडल्ट ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसीलिए सेना में क्या होता है कि नौजवान लोगों को लिया जाता है कि उस समय एकदम पूरा बॉडी के अंदर जोशो, जैसे अभी आप लोगों के अंदर पूरा जोशो जुनून है, एकदम पूरा क्या करता है, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए अपने आप को आप पहचानिए और इस एज का पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि इस एज में जैसा चाहो वैसा मोड़ सकते हो और कैसे भी तकदीर बदल सकते हो। फिर इसके बाद देखिए एक एज आता है तो देखिए धीरे 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 ये तो है, बढ़ तो रहा है, लेकिन फाइनली देखिए क्या होता है कि ये इस तरह से ये जो सेल्स बढ़ रहे थे वो क्या हो रहे थे कि इसमें 3 था बच्चे में, इसमें 5 हुए, इसमें इस तरह का बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे ये डेड सेल बढ़ रहा है। इसके बाद इसमें देखिए, इनमें देखिए एडल्ट थे, एडल्ट में और इस तरह से और ओल्ड एज में और बढ़ गया, यानी कि जो यंग सेल है, ये छोटे छोटे सेल का जो संख्या है वो बूढ़े में एकदम खत्म हो जाता है और फाइनली ये डेथ हो जाते हैं। तो इस तरह से ये तीनों फेज में होके गुजरते हैं, और मेन रिप्रोडक्टिव फेज में कोई भी अपने आप को ग्रो करता है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो हम लोगों ने देखा, अच्छा एनसीईआरटी का ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बोथ प्लांट या एनिमल हार्मोन, 5 स्टार लगा लो, हार्मोन आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन, यानी कि गुजरना बिटवीन द 3 फेज, यानी कि वह कौन सा ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो इन लोगों के अंदर इस तरह के तीनों फेज से हो के गुजरवा रहा है। तो उसका आंसर क्या है स्टूडेंट, उसका आंसर है कि हार्मोन, यानी कि हार्मोन जो है बॉडी के अंदर, जब भी हमारे बॉडी के अंदर जब शुरुआत हो तो जुवेनाइल फेज में उतना हार्मोन सीक्रेट नहीं होते हैं, ग्रोथ हार्मोन वगैरह सीक्रेट होता है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो बहुत सारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन सीक्रेट होना चालू हो जाते हैं। तो उसके बाद जैसे रिप्रोडक्टिव हार्मोन का सिक्रेशन बंद हो गया तो उसके बाद सेनेसेंट, तो उसके बाद डाई फेज में चला जाते हैं। तो मेन ये फेजेस में जाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, हार्मोन का। अच्छा एक और चीज बोल रहा है कि इंटरेक्शन between hormone and certain environmental factor regulates the reproductive process and the associate behavior expression of the organism, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए हार्मोन तो रिस्पॉन्सिबल है ही, साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल करता है कि अभी मौसम कौन सा है। इसीलिए आप देखिएगा कि जो सीजनल ब्रीडर है वो क्या होते हैं कि सीजन आने के बाद उन लोगों के बॉडी के अंदर इस तरह से बदलाव आने लगा, बरसात आया तो बदलाव आने लगा। जैसे जनरली सावन का महीना आता है तो उस दौरान में वो डियर वगैरह जो है वो अपने आप को ब्रीडिंग स्टेज में लेकर चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि मौसम का जो इफेक्ट है और इस तरह का,
तो वो हार्मोन का भी इफेक्ट है, साथ ही जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उस सब का एसोसिएट बिहेवियर एक्सप्रेशन जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट हम लोगों का ये पोर्शन खत्म हुआ। और आज के लेक्चर अगर अच्छा लगा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए ताकि हमको जो है टॉनिक मिल सके। और चैनल अभी तक अगर नए हैं स्टूडेंट तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह से हमें बेहतरीन वीडियो जो है आपके लिए मैं बनाता रहूंगा। और आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू चैप्टर बाय चैप्टर आपको इस तरह से जितने भी टॉपिक है सबको क्लियर करता रहूंगा। और वो डॉक्टर वाले जगह चुन लो अभी से पहुंचाने के लिए रेडी हूं मैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। थैंक यू।